नमस्कार दोस्तों, मिस्टर सेंसिबल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, ये प्राचीन भाग का सीरीज चल रहा है जिसमें आज हम लोग पार्ट 5 देखेंगे। और इस पार्ट 5 में हम लोग सिंधु सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों रिश्तेदारों के पास शेयर कर दीजिए। चलिए हम आगे क्लास स्टार्ट करते हैं। सिंधु सभ्यता, तो सिंधु सभ्यता के बारे में हम लोगों ने थोड़ा सा पहले पढ़ लिया था, पहले वाले पार्ट में। इसका खोज, सिंधु सभ्यता का खोज 1826 ईस्वी में एक ब्रिटिश अधिकारी थे जिनका नाम था चार्ल्स मैसन, उन्हीं के द्वारा किया गया था। पाकिस्तान के साहिवाल जिले में स्थित एक गांव के टीले का सर्वेक्षण किया गया था और इन्होंने 1842 ईस्वी में अपने एक लेख नैरेटिव ऑफ जर्नीज में इस टीले का उल्लेख किया था। तो सिंधु सभ्यता का जो प्रारंभिक खोज है वो 1826 ईस्वी में एक ब्रिटिश अधिकारी थे जो पाकिस्तान के साहिवाल जिले में स्थित एक गांव के टीले का सर्वेक्षण कर रहे थे। उसी टीले के रूप में इन्होंने सिंधु सभ्यता के बारे में बताया है और ये जो प्रकाशित हुआ है ये 1842 ईस्वी में इन्होंने अपने एक नैरेटिव ऑफ जर्नी एक लेख था उसी के थ्रू ये प्रकाशित किए हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं आगे। उसके बाद जो था 1856 ईस्वी में ब्रंटन बंधु थे, यानी कि जेम्स ब्रंटन और विलियम ब्रंटन दोनों भाई थे नामक अभियंता बंधुओं ने लाहौर से कराची तक बिछाई जा रही रेलवे लाइन के लिए एक खुदाई की जा रही थी, ठीक है, जिससे किसी प्राचीन सभ्यता की होने की जानकारी दी है। तो जेम्स ब्रंटन और विलियम ब्रंटन नामक दो अभियंता बंधु थे। लाहौर से जो कराची तक रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी उसके दौरान कुछ खुदाई की जा रही थी और उसी दौरान कुछ स्थल या फिर कुछ साक्ष्य मिले थे जिसे इन्होंने सिंधु सभ्यता के बारे में बताया था। नेक्स्ट में है, अब आते हैं अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1853 और 56 में हड़प्पा के टीलों का सर्वेक्षण किया और यहाँ किसी प्राचीन सभ्यता के होने का अनुमान लगाया। अलेक्जेंडर कनिंघम ने भी क्या किया, अनुमान लगाया है। अभी जितने कोई आ रहे हैं वो सभी अनुमान ही लगा रहे हैं। अब नेक्स्ट में जो आते हैं उनका नाम है सर जॉन मार्शल, जो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक होते हैं और इन्हीं के निर्देशन में दयाराम साहनी के द्वारा 1921 ईस्वी में हड़प्पा तथा 1922 ईस्वी में रखालदास बनर्जी द्वारा मोहनजोदड़ो नामक स्थल की खोज होती है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग अब ध्यान रखना है, यहाँ से क्वेश्चन ध्यान रखने वाला आ गया कि सर जॉन मार्शल कौन थे। तो सर जॉन मार्शल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक थे और इन्हीं के संरक्षण में दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में हड़प्पा तथा 1922 ईस्वी में रखालदास बनर्जी के द्वारा मोहनजोदड़ो नामक स्थल की खोज होती है। अब इस खोज को देखते हैं। ये जो खोज किए हैं इनको कहीं ना कहीं प्रकाशित करना पड़ेगा विश्व स्तर पर। तो इन्होंने 1924 ईस्वी में लंदन में प्रकाशित होने वाले साप्ताहिक समाचार पत्र द इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज़ में हड़प्पा सभ्यता की खोज की औपचारिक जानकारी दी। तो जो औपचारिक जानकारी प्राप्त होती है हमें वो इसी द इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज़ से होती है और इस न्यूज़ में 1924 ईस्वी में सर जॉन मार्शल के द्वारा जानकारी दिया गया था, ठीक है। चलिए आगे हम लोग आते हैं। तो सिंधु सभ्यता के नामकरण कौन कौन किए हैं और कौन कौन से नाम से किए हैं ये देख लेते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता ये नाम दिए हैं सर जॉन मार्शल ने। सिंधु सभ्यता ये मार्टिन व्हीलर ने दिया है। सिंधु सरस्वती सभ्यता ये सर्वाधिक स्थल सरस्वती या सरस्वती नदी के किनारे स्थित होने के कारण दिया गया है। हड़प्पा सभ्यता, सबसे पहले हड़प्पा स्थल की खोज हुई थी, इसलिए
इस सभ्यता से संबंधित जितने भी खोज हुए हैं उनको हड़प्पा सभ्यता के नाम से ही जाना गया है। तो ये नामकरण कौन कौन से किए हैं ये मालूम हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे कालक्रम के बारे में कि हड़प्पा सभ्यता का या फिर सिंधु सभ्यता का कालक्रम क्या है। तो एक इतिहासकार थे जिनका नाम था जॉन मार्शल। इन्होंने 3250 ईस्वी पूर्व से 2750 ईस्वी पूर्व तक बताया है। एक अर्नेस्ट मैके थे जिन्होंने 2800 ईस्वी पूर्व से 2500 ईस्वी पूर्व बताया है। मार्टिन व्हीलर थे जो 2500 ईस्वी पूर्व से 1700 ईस्वी पूर्व बताया है। ओल्ड एनसीईआरटी के अनुसार 2350 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व बताया गया है। अब न्यू जो एनसीईआरटी आया है उसके अनुसार 2600 ईस्वी पूर्व से 1900 ईस्वी पूर्व बताया गया है। अब एक कार्बन 14 है और यही सबसे सर्वाधिक मान्य है। इसके द्वारा 2350 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व तक ही बताया गया है, जो ओल्ड एनसीईआरटी के अनुसार ही है। ठीक है, तो ये था सिंधु सभ्यता का कालक्रम। अब हम लोग पढ़ेंगे कि सिंधु सभ्यता में कौन कौन सी मानव जाति निवास करती थी। तो हड़प्पा सभ्यता की मानव प्रजाति, हड़प्पा सभ्यता यानी कि सिंधु सभ्यता का जो पहला स्थल था वो हड़प्पा स्थल था, इसलिए इस सभ्यता को भी हड़प्पा सभ्यता के नाम से ही जाना जाता है। तो हड़प्पा सभ्यता की जो जनसंख्या थी वो मिश्रित प्रजाति की थी, यानी इसमें बहुत सारी जातियाँ निवास करती थी और मुख्य रूप से इसमें 4 जातियाँ निवास करती थी। चारों जातियों में पहला जो था वो प्रोटो ऑस्ट्रेलोइड था जो काकेशियन प्रजाति का आता है। भूमध्य सागरीय था जो इंडो यूरोपियन या कैस्पियन था, और तीसरा था अल्पाइन और चौथा था मंगलोइड। ठीक है, ये चारों प्रजाति का नाम ध्यान रखना है कि हड़प्पा सभ्यता में मुख्य रूप से 4 प्रजातियां निवास करती थी। और इस सभ्यता में जो सबसे अधिक निवासी थे वो थे द्रविड़ और भूमध्य सागरीय। तो हम लोग कह सकते हैं इस सभ्यता के जो अधिकांश निवासी थे वो द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय थे। क्वेश्चन आएगा तो दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन रहेगा। ठीक है, चलिए, तो ये हम लोग जातियों के बारे में पढ़ लिए कि कौन कौन सी प्रजाति जो थी सिंधु सभ्यता में निवास करती थी। अब हम लोग देख लेते हैं इसका विस्तार। तो कुल मिलाकर के सिंधु सभ्यता का जो विस्तार है वो 3 देशों में है, जिसमें पहला जो है वो भारत है, दूसरा है पाकिस्तान और तीसरा जो है वो अफगानिस्तान है। ठीक है, 3 जगहों पे सिंधु सभ्यता के स्थल देखने को मिलते हैं। पहला है भारत, भारत में सबसे अधिक सिंधु सभ्यता के स्थल हैं। दूसरा है पाकिस्तान और तीसरा है अफगानिस्तान। ठीक है, टोटल अभी तक 1500 सिंधु सभ्यताओं की खोज की जा चुकी है। 1500 में से लगभग 500 जो है वो 500 प्लस जो है वो पाकिस्तान में है और 1000 जो प्लस है वो भारत में है और जो बची खुची रह जाती हैं वो है अफ़गानिस्तान में। तो अफ़गानिस्तान में लगभग गिने चुने ही होंगे, लगभग 2, 3, 4, 5 ऐसे ही कुछ होंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं यहाँ की सिंधु सभ्यता के जो सबसे उत्तरी पुरा स्थल था वो था मांदा। ठीक है, और ये जम्मू कश्मीर में पड़ता है, चिनाब नदी के तट पर। तो प्रारंभ में जितने भी मनुष्य निवास किए हैं वो किसी न किसी नदी के किनारे ही निवास किए हैं, क्योंकि नदी के किनारे निवास नहीं करेंगे तो उनको पानी कहाँ से मिलेगा, या फिर पानी लाने के लिए पीने के लिए बहुत दूर जाना पड़ेगा। इसलिए पहले के जो प्रजाति थे वो अधिकांशतः किसी न किसी नदी के किनारे ही निवास किए हैं। तो वही सिंधु सभ्यता का जो सबसे उत्तरी पुरा स्थल था वो मांदा था, जो जम्मू कश्मीर में पड़ता है चिनाब नदी के किनारे। ठीक है, तो ये सबसे उत्तरी हो गया। और सबसे जो दक्षिणी था वो है दैमाबाद, और दैमाबाद जो है अहमदनगर महाराष्ट्र में पड़ता है। गोदावरी की एक सहायक नदी है जिसका नाम है प्रवरा नदी, इसी नदी के किनारे दैमाबाद है। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग, सबसे पश्चिमी जो पुरास्थल था वो सुतकांगेंडोर था, जो बलूचिस्तान प्रांत पाकिस्तान में पड़ता है और यह दास्क नदी के किनारे है। ठीक है, सुतकांगेडोर कौन से नदी के किनारे है? दास्क नदी के किनारे है।
उसके बाद सबसे जो पूर्वी पुरास्थल था वो था आलमगीरपुर, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है और यह हिंडन नदी के किनारे है। ठीक है, तो सिंधु सभ्यता के जो 4 पुरास्थल, जो सबसे उत्तरी, सबसे दक्षिणी, सबसे पश्चिमी, सबसे पूर्वी था, उसको हम लोगों ने देख लिया। सिंधु सभ्यता के जो स्थल है वो मुख्य रूप से 3 देशों में ही प्राप्त हुए हैं। सबसे ज़्यादा भारत में, दूसरा नंबर पर पाकिस्तान में और तीसरा नंबर पर अफगानिस्तान में। ठीक है, चलिए आगे कुछ इसके विशेषताओं के बारे में हम लोग जानते हैं। तो सिंधु सभ्यता का जो क्षेत्रफल था वो लगभग 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में फैला था। इसको हम लोग लगभग में 13 लाख वर्ग किलोमीटर मान लेते हैं। तो ये स्वतंत्रता से पहले था, लेकिन स्वतंत्रता के पश्चात बहुत सारे स्थलों की खोजी, बहुत सारे स्थलों का खोज हुआ है। उसके अनुसार अब जो सिंधु सभ्यता के स्थल हैं वो लगभग 20 लाख वर्ग किलोमीटर में हो गया है। पहले था 13 लाख, लेकिन नवीनतम खोजों के अनुसार लगभग 20 लाख वर्ग किलोमीटर सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल है, या फिर इतने क्षेत्र में सिंधु सभ्यता का विस्तार है। अब हम लोग देख लेते हैं कि जो सिंधु सभ्यता था उसके कोई ना कोई संस्थापक हो गए, या फिर इस सभ्यता का निर्माण करने वाले कोई ना कोई प्रजाति होगा। अब वो कौन सा प्रजाति था देख लेते हैं। तो सिंधु सभ्यता के संस्थापकों के बारे में जो जानकारी मिलती है वो बहुत सारे विद्वानों में मतभेद है। कोई कुछ बताते हैं, कोई कुछ बताते हैं। तो एक विदेशी मत है, यानी कि विदेशी लेखक के बारे में हम लोग देख लेते हैं। जो विदेशी थे जिनका नाम था गार्डन चाइल्ड और व्हीलर, इन्होंने बताया है कि सिंधु सभ्यता का जो निर्माण है वो सुमेरियनों ने कराया है। ठीक है, और स्थानीय मत जो भारत के स्थायी जो क्या इतिहासकार थे उन्होंने क्या बताया है, तो उनमें थे एक डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप और एक थे रामचंद्र। इन्होंने बताया है कि आर्य सिंधु सभ्यता के संस्थापक थे, लेकिन बाद में पता चलता है कि ये जो सिंधु सभ्यता है वो नगरीय सभ्यता है, और आर्यों के द्वारा जो सभ्यता स्थापित की गई थी वो वैदिक सभ्यता थी और वो ग्रामीण थी। ठीक है, एक और इतिहासकार थे जिनका नाम था राखाल दास बनर्जी, और इन्होंने कहा है कि सिंधु सभ्यता के जो संस्थापक थे वो द्रविड़ों ने किया है। ठीक है, तो ये विदेशी मत और देसी मत दोनों याद रखना है। पूछा जाएगा सिंधु सभ्यता के संस्थापक गार्डन यदि विदेशी मतों के अनुसार क्या था, तो सुमेरियनों के द्वारा सिंधु सभ्यता का स्थापना किया गया था। आर्यों के द्वारा स्थापना किया गया था, ये किसने कहा। द्रविड़ों के द्वारा सिंधु सभ्यता का स्थापना किया गया था, ये किसने कहा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में हम लोग कुछ देखेंगे आगे सिंधु सभ्यता के विशेषताओं के बारे में। तो सिंधु जो सभ्यता थी वो नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, इसके बाद जो सभ्यता आएगी वो आएगी वैदिक सभ्यता, और वो ग्रामीण सभ्यता थी जिसका निर्माण आर्यों ने किया था। सिंधु सभ्यता का निर्माण द्रविड़ों ने किया है और यह नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और इसमें तांबा और टीन का प्रयोग हुआ है, उसी को मिलाकर के कांसा बनता है, तो इसलिए इस युग में सबसे अधिक कांसे का प्रयोग हुआ है, और सबसे अधिक कांसे का प्रयोग के कारण इस सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में आध ऐतिहासिक काल है, आध ऐतिहासिक है। तो सिंधु सभ्यता आध ऐतिहासिक काल का है, क्योंकि यहाँ से पुरातात्विक साक्ष्य भी उपलब्ध थे, कुछ मोहर से लिखित जानकारी भी मिली है, लेकिन उसको अभी तक पढ़ा नहीं गया है। तो पढ़ा नहीं गया है मतलब आधा जानकारी है, इसलिए इसको आध ऐतिहासिक कहा जाएगा। उसके बाद जो आता है पॉइंट वो है शांति प्रिय सभ्यता। तो सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो युद्ध नहीं करते थे, शांतिपूर्ण निवास करते थे, इसलिए इस सभ्यता को शांति प्रिय सभ्यता भी कहा गया है। नेक्स्ट जो है वो है क्या, व्यापार प्रधान है। तो सिंधु सभ्यता में व्यापार काफ़ी व्यापक स्तर पर होता था। ठीक है, जिसमें आपको 3-4 लगभग बंदरगाह मिल जाएंगे जिनसे विदेशों से व्यापार होता था, जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता से, मिस्र की सभ्यता से सिंधु सभ्यता का व्यापार होता था। उसके बाद एक जो आता है वो है विस्तृत सभ्यता, मतलब सिंधु सभ्यता का विस्तार सबसे अधिक था। विश्व में जितनी भी सभ्यताएं हुई हैं उनमें से सबसे ज़्यादा क्षेत्र पर विस्तार वो सिंधु सभ्यता का हुआ है। ठीक है,
अब देख लेते हैं ये नगरीय सभ्यता, जिसका ज्ञान इसके पुरातात्विक अवशेषों से होता है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता थी कि पर्यावरण के अनुकूल इसका नगर नियोजन था और साथ में जल निकासी प्रणाली भी थी। तो ये याद रखना है कि सिंधु सभ्यता की जो सबसे बड़ी विशेषता थी वो नगरीय विशेषता थी, और नगरीय विशेषता की भी सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि यह पर्यावरण के अनुकूल इसका नगर नियोजन था और साथ में जल निकासी प्रणाली भी थी। सिंधु सभ्यता के जो सड़कें थी वो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। ठीक है, सभी नगर दो भागों में विभक्त था। पहला जो था वो ऊंचा दुर्ग था, दूसरा था एक पूर्वी टीला था। ऊंचा जो दुर्ग है वो पश्चिम में था और यह शासक वर्ग का निवास स्थान था। ठीक है, जो राजसी लोग हैं उनका स्थान था ऊंचे दुर्ग, और एक पूर्वी टीला था जो सामान्य नागरिकों के लिए आवास स्थल था। तो सिंधु सभ्यता के जो अधिकांश स्थल है वो दो भागों में विभाजित है, लेकिन एक स्थल ऐसा भी आएगा, खोजा जाएगा जो तीन भागों में व्यक्त होगा, जिसका जिक्र हम लोग आगे करेंगे। चलिए करते हैं। घरों के दरवाजे एवं खिड़कियां मुख्य सड़क की ओर न खुलकर गलियों में खुलती थी। तो जो सिंधु सभ्यता के घर थे उनके दरवाजे और खिड़कियां थी वो मुख्य सड़क की तरफ नहीं खुलती थी, बल्कि गलियों में या फिर सड़क के पीछे खुलती या फिर घर के पीछे खुलती थी। ठीक है, अब इसी में देख लेंगे कुछ जो अपवाद है, और यही अपवाद बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और यहीं से अधिकांशतः एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, जैसे कहा गया है कि सिंधु सभ्यता में बहुत सारे दुर्ग थे। सिंधु सभ्यता के जितने भी स्थल है उसमें बहुत सारे दुर्ग है, लेकिन चनहुदड़ो एक ऐसा स्थल मिल जाएगा जिसमें कोई दुर्ग का साक्ष्य अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। अभी थोड़ी देर पहले आपको बताए हैं कि जो सिंधु सभ्यता के जितने भी स्थल हैं उसके दो भाग हैं। कितने भाग हैं? दो भाग हैं, लेकिन धौलावीरा एक ऐसा स्थल है जिसके तीन भाग हैं, उत्तरी भाग, मध्य भाग और निचला भाग। ठीक, तो ऊपर हम लोग यहाँ पे पढ़े हैं क्या कि घरों के दरवाजे और खिड़की जो थी मुख्य सड़क की तरफ न खुल करके उसके घरों के पीछे खुलती थी, लेकिन लोथल एक ऐसा स्थान था जिसके घरों के दरवाजे एवं खिड़कियाँ मुख्य सड़क की ओर ही खुलती थी। ठीक है, लोथल को ध्यान रखना है कि मुख्य सड़क की तरफ ही इसकी घरों के खिड़कियां एवं दरवाजे खुलते थे। सिंधु सभ्यता के जो मकान बनाए गए हैं वो अधिकांशतः पक्की ईंटों के बनाए गए हैं, और पक्की ईंटों की जो माप है वो क्या क्या है, तो लंबाई उसका 4 है, लंबाई का अनुपात 4 है, चौड़ाई 2 है और मोटाई 1 के अनुपात में, यानी कि 4:2:1 के अनुपात में सिंधु सभ्यता के मकानों में जो बनने वाली ईंटें हैं उसका निर्माण हुआ है। सिंधु सभ्यता के अधिकांश मकानों के निर्माण में पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ है। चलिए, सही है, ये हम लोगों ने पढ़ लिया कि सिंधु सभ्यता के जितने भी स्थल है उसका निर्माण पक्की ईंटों से हुआ है, लेकिन कुछ ऐसे स्थल हैं जिनके मकानों का निर्माण पक्की ईंटों से नहीं हुआ है। और वो कौन कौन से स्थल हैं, तो वो उनमें पहला जो है वो है कालीबंगा और रंगपुर। कालीबंगा और रंगपुर में पक्की ईंटों का प्रयोग नहीं हुआ है, प्रयोग यानी कि भवनों के निर्माण में। बाकी नाला बनाने में, स्नानागार बनाने में, ये सभी में हुआ है। तो भवनों के निर्माण में पक्की ईंटों का प्रयोग कालीबंगन और रंगपुर में नहीं हुआ है। यहाँ पे भवनों के निर्माण में कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया है। ठीक है, सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई थी। तो ये पद्धति याद रखना है कि नगर के निर्माण में या फिर घर के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई थी। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि सिंधु सभ्यता में एक उत्कृष्ट प्रकार की जल निकासी प्रणाली की व्यवस्था थी, लेकिन एक ऐसा स्थल आता है जिसका नाम है बनवाली, और बनवाली में जल निकासी की व्यवस्था नहीं थी।
तो ये लगभग 3, 4, 5 जो अपवाद है इसको हमेशा ध्यान रखना है और यही अधिकांशतः एग्ज़ाम में आते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं सिंधु सभ्यता में जो लिपि थी वो किस प्रकार की थी। तो ये हड़प्पाई लिपि थी और इसमें लगभग 64 चिन्ह थे। ठीक है, यह सेल खड़ी के आयताकार मोहरों पर एवं तांबे की गुटिकाओं पर मिलती थी, जो हड़प्पा की लिपि थी। इसकी जो लिपि थी वो भाव चित्रात्मक थी, यानी कि पिक्टोग्राफ थी, मतलब पिक्चर पे निर्भर थी, जो दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी और दाईं ओर, और इस पद्धति को बुस्ट्रोफेडन कहा जाता है। ठीक है, जो ये पद्धति है चित्रों के द्वारा लिपि को लिखने का, उसे बुस्ट्रोफेडन कहा जाता है। और इन चित्रों में सबसे अधिक जो चित्र मिला है वो यू आकार का मिला है तथा मछली का मिला हुआ है। ठीक है, सबसे अधिक जो चित्र मिला हुआ है इनकी लिपि में वो यू आकार का मिला हुआ है और मछली का मिला हुआ है। सिंधु सभ्यता समाज में 4 तरह के लोग निवास करते थे। पहले जो विद्वान थे, योद्धा थे और व्यापारी थे और श्रमिक वर्ग थे। तो ये 4 प्रकार के लोग सिंधु सभ्यता में निवास करते थे। जाति पर प्रजाति पूछेगा तो प्रजाति भी 4 प्रकार का था, लेकिन प्रजातियों में जो सबसे अधिक सिंधु सभ्यता में निवास करती थी वो भूमध्य सागरीय थी या फिर द्रविड़ थी। ठीक है, चलिए हम लोग आते हैं और इसके विशेषताओं के बारे में पढ़ते हैं। तो सिंधु सभ्यता में सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग होता था। यहाँ के लोग शाकाहारी भी थे और मांसाहारी भी थे। वे मनोरंजन के लिए चौपड़ तथा पासा खेलना पसंद करते थे। यहाँ पर पूर्ण समाधिकरण सर्वाधिक प्रचलित थी। दास प्रथा का भी सिंधु सभ्यता में प्रचलन था। यहाँ के लोगों को गणित, धातु निर्माण, माप तौल की प्रणाली जो 16 के गुणक में होती थी। ठीक है, तो 16 का गुना जैसे कटफट करके जैसे 1 आ गया, जैसे 2:1 आ गया, इसको हम लोग अगर लिख सकते हैं तो 16:32 लिख सकते हैं। ठीक है, क्या 16:32 आएगा तो इसको काट करके 2:1 आ जाएगा। तो इसलिए हम लिखे हैं 1 अनुपात में या फिर 2 में या फिर 4 में या फिर 8 में या फिर 16 में, यानी कि 16 के गुणक ही होना चाहिए। ठीक है, तथा यहाँ के लोगों को ग्रह नक्षत्र का भी जानकारी था। मौसम विज्ञान का भी सिंधु सभ्यता के लोगों को जानकारी था। ठीक है, तो इतना विशेषता हो गया। कुछ और विशेषता है जो हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, उनमें देख लेते हैं। तो सिंधु सभ्यता के लोगों का जो शासन था वो जनतंत्रात्मक था और ये हंटर और व्हीलर ने बताया है। ठीक है, जनता के द्वारा शासन होता था। उन्नति का जो प्रमुख कारण है, यहाँ ख छूट गया है, उन्नति का जो प्रमुख कारण है वो कृषि है एवं व्यापार है, क्योंकि सिंधु सभ्यता में सबसे ज़्यादा प्रचलित जो थी वो कृषि थी और विदेशों से व्यापार होता था। मेसोपोटामिया की सभ्यता से व्यापार होता था, मिस्र की सभ्यता से व्यापार होता था, जिससे सिंधु सभ्यता के लोगों को बहुत ही ज़्यादा मुनाफा होता था। यहाँ मिस्र, मध्य एशिया तथा मेसोपोटामिया से सिंधु सभ्यता का व्यापार होता था। और इसके जो प्रमुख बंदरगाह थे, बंदरगाहों में पहला जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है लोथल था, दूसरा है रंगपुर था, तीसरा सुरकोतदा था और चौथा प्रभास पाटन था। ये 4 बंदरगाह जो है सिंधु सभ्यता के सबसे महत्वपूर्ण शहर थे या फिर सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाहों में थे। यहाँ माप की दशमलव प्रणाली अपनाई जाती थी तथा माप तौल की इकाई 16 के गुणक में थी। पहले ही बता दिया है हमने कि माप तौल की जो इकाई थी वो 16 के गुणक में थी। सबसे पहले जो कपास की खेती का साक्ष्य मिलता है वो सिंधु सभ्यता के लोगों को जाता है। सिंधु सभ्यता के लोग ही सबसे पहले कपास की खेती किए थे। प्रमुख जो खाद्यान्न फसल थी वो थी गेहूं और जौ थी। ठीक है, चलिए आगे हम लोग आते हैं नेक्स्ट में। कृषि के साथ साथ व्यापार एवं परिवहन के लिए पशुपालन का भी विकास हुआ है। सिंधु सभ्यता में जो कृषि होता था, यानी कि जो फसल का उत्पादन होता था, उसको ढोने के लिए, उसके परिवहन के लिए पशुओं का पालन शुरू हुआ और उन पशुओं में
तो सबसे पहले कुत्ते को पालतू बनाया गया, उसके बाद भैंस को पालतू बनाया गया। दूसरा जो वस्तु था पालतू बनाने वाला जो पशु था वो था भैंस था। ठीक है, सबसे पहले कुत्ता को बनाया गया, ठीक है, उसके बाद भैंस को बनाया गया। कुत्ता को ये पाषाण काल में बनाया गया था सिंधु सभ्यता में, भैंस को सबसे पहले पालतू बनाया गया। ठीक है, तो परिवहन के लिए सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो बैल का इस्तेमाल करते थे, भैंस का, गाय का, बकरी का, कुत्ता का, गधा, सूअर, भेड़, हाथी, इन लोगों का परिवहन के लिए इस्तेमाल करते थे। ठीक है, और सिंधु सभ्यता के जो लोग थे मुख्यतः गेहूं का, जौ का, राई का, मटर का, तिल तथा सरसों जैसे फसलों का उत्पादन करते थे। तरबूजा जैसे हो गया, खरबूज हो गया, नारियल हो गया, अनार हो गया, नींबू हो गया, केला जैसे फलों का भी उत्पादन करते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। सिंधु सभ्यता के जो मुहर हैं वो सेल खड़ी के वर्गाकार मुहर होते थे, और इस पे जो है वो 5 प्रकार के जानवर थे अंकित, लेकिन कुल अगर जानवर पूछा जाएगा तो 6 थे, लेकिन जानवर का अगर प्रकार पूछा जाता है, जानवर का प्रकार, तो वो 5 थे। अब 5 कौन कौन से हैं, तो बाघ, हाथी, गैंडा, भैंसा और 2 हिरन था। 2 हिरन को ही मिलाकर के ये जो हो गए 4 और ये 2 हिरन 6। कुल अगर पूछा जाएगा तो 6, और प्रकार पूछा जाएगा कितने प्रकार के जानवर थे तो वो 5 थे। ठीक है, अब यहाँ पर देखो बाघ है, बाघ लिखा हुआ है, कभी कभी इसी बाघ को चीता भी लिख देता है, चीता। एक और आता है जानवर जिसका नाम है शेर। तो सिंधु सभ्यता में शेर का अवशेष प्राप्त नहीं हुआ है। पूछा जाएगा कौन से जानवर का सिंधु सभ्यता में क्या कहते हैं जिक्र नहीं हुआ है या फिर साक्ष्य नहीं मिला है, तो वो शेर का नहीं मिला है। ठीक है, अब देख लेते हैं थोड़ा आगे के बारे में सोच लेते हैं। जो अशोक स्तंभ है उस पर जो स्थित जानवर कौन कौन से हैं, तो हाथी है, घोड़ा है, शेर है और बैल है। दोनों में कन्फ्यूजन होगा कि अशोक स्तंभ पे कौन कौन से जानवर थे और सिंधु सभ्यता के मुहर पर कौन कौन से जानवर थे। तो सिंधु सभ्यता में जो है वो शेर का साक्ष्य नहीं था, शेर का अवशेष नहीं मिला है, लेकिन अशोक स्तंभ पर शेर है। एक और बात आता है कि कौन कौन से चित्र जो मृदभांड पर चित्र बनाए जाते थे या सिंधु सभ्यता के जो लोग चित्र बनाते थे उनमें शेर का, साथ में घोड़ा का और एक और जो था गाय का। तो गाय का चित्र, घोड़ा का चित्र के अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं, सॉरी क्या कहते हैं, प्रमाण प्राप्त नहीं हुए, साथ में शेर का अवशेष नहीं प्राप्त हुए हैं। चीता या फिर बाघ, सिंधु सभ्यता के जो लोग थे बाघ को ही चीता कहते थे, इसीलिए चीता या फिर बाघ का अवशेष प्राप्त हुए हैं जो मोहरों पर दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, तो सिंधु सभ्यता के जो मोहर पर वो 5 प्रकार के जानवर थे, कुल पूछा जाएगा तो 6 थे। अशोक स्तंभ में हाथी घोड़ा शेर बैल है। ठीक है, अब वही शेर के बारे में पूछा जाएगा तो सिंधु सभ्यता के लोगों का इसका ज्ञान नहीं था या फिर यहाँ पे साक्ष्य नहीं मिला है। घोड़ा का चित्र और गाय का चित्र नहीं मिला है। ठीक है, और ये क्वेश्चन भी आई है इसीलिए इसमें बता दे रहे हैं, आगे हो सके नोट में भी हम बता ही दिए होंगे लिख करके। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो पहले ही हम बता चुके हैं कि सिंधु सभ्यता के जो प्रमुख स्थल थे वो मुख्य रूप से 3 देशों में है। पहला है भारत, दूसरा है पाकिस्तान और तीसरा है अफगानिस्तान। सिंधु सभ्यता के जो मुख्य स्थल थे वो लगभग 1 2 3 4 5 6 7 देशों में 7 राज्यों में देखने को मिला है, जैसे पंजाब, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, हरियाणा और गुजरात। इन 7 देशों में सिंधु सभ्यता के स्थल देखने को मिले हैं। अफगानिस्तान में 2 ही इंपॉर्टेंट हैं, उन दोनों को ही याद रखना है, एक है मुंडीगाग और एक है सरतुघई। अफगानिस्तान में ये 2 ही स्थल याद रखना है जो सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल थे। ठीक है, आगे देख लेते हैं पाकिस्तान। पाकिस्तान में कौन कौन सा स्थल है, तो पाकिस्तान में एक है बालाकोट जो खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में है, मेहरगढ़ बलूचिस्तान प्रांत में है, सुतकांगेंडोर मकरान में समुद्र के किनारे है, सोतका दक्षिण बलूचिस्तान में है।
नेक्स्ट जो है डाबरकोट दक्षिण बलूचिस्तान में ही है, हड़प्पा सिंध में है, सॉरी पंजाब में है, मोहनजोदड़ो सिंध में है, चंदहुदड़ो सिंध में है, आमरी। तो लगभग 2-3 जगह ही हैं ऐसे जहाँ सिंधु सभ्यता के स्थल पाकिस्तान प्रांत में पाए गए हैं। पहला जो है जैसे हम लोग कह सकते हैं क्या है, सिंध है और बलूचिस्तान, यही लगभग 2 ही स्थल पर, और एक और है जो पंजाब है। ठीक है, 3 स्थलों पर ही सिंधु सभ्यता के अधिकांश स्थल पाकिस्तान में पाए गए हैं। ठीक है, कौन कौन से है वो ध्यान रखना है। ये हो गए। अब भारत के देख लेते हैं, भारत के जो प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं। तो जम्मू कश्मीर जो सबसे उत्तरी स्थल है वो है मांडा है, रोपड़, बारा और सगोल पंजाब में है, बनवाली, राखीगढ़ी, मीठातल ये हरियाणा में है, कालीबंगन और बरौर राजस्थान में है, आलमगीरपुर, हुलास, मंडी, सनौली और बड़गांव उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, आगे कुछ देख लेते हैं, कुछ और स्थल हैं जो महत्वपूर्ण है। जैसे हो गया धौलावीरा, सुतकोटा, भगत राय, देसलपुर, शिकारपुर, लोथल, रंगपुर, मालवन तथा रोजदी, ये गुजरात में है। तो स्वतंत्रता के पश्चात जो सर्वाधिक सिंधु सभ्यता के स्थल खोजे गए हैं वो गुजरात में ही खोजे गए हैं। यहाँ मैंने लिख भी दिया कि स्वतंत्रता पश्चात सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए हैं। सबसे जो दक्षिणी स्थल है वो है दैमाबाद और ये महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग आते हैं। सिंधु सभ्यता, जितने भी सिंधु सभ्यता थे वो सिंधु सभ्यता के जो स्थल थे वो किसी न किसी नदी के किनारे स्थित थे। उन नदियों को याद करने के लिए हम थोड़ा सा एक ट्रिक बनाए हुए हैं, अगर अच्छा लगता है तो बहुत अच्छा, या फिर अगर आपको याद हो जाता है ऐसे ही देखते देखते तो कोई बात नहीं है। वैसे अगर नहीं याद होता है तो उसके लिए एक ट्रिक है, उसको देख लेना है, उसको थोड़ा 2-4 बार पढ़ लेना है। मादर, रंकी, काली घग्घर, सिंधु, मोहन चंदू को कोट दीजिए, सिंधु मोहन चंदू को कोट दीजिए, भोला, सतलज, रो पड़े, 10 सूत का एक रवि हड़प्पा, 10 सूत यहाँ पे छूट गया है तो वो लिख लेना है क्योंकि 10 सूत हो गया। ठीक है, कि सूतकांगे डोर जो है वो दास नदी के किनारे है, तो 10 सूत का रवि हड़प्पा याद रखना है, 10 सूत का रवि हड़प्पा। मादर रंग का, इसे हम लोग देख लेते हैं, थोड़ा रिलेट कर लेते हैं। तो मादर रंग यानी कि मादर नदी के किनारे रंगपुर है। कि काली घग्घर, काली घग्घर है मतलब कालीबंगा घग्घर नदी के किनारे है। ठीक है, उसके बाद है सिंधु मोहन चंदू को कोट दीजिए। क्या बोला गया है, सिंधु मोहन चंदू को कोट दीजिए। सिंधु जो है मोहन चंदू को कोट दे रही है, तो सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो और कोट दीजिए स्थित है। सिंधु मोहन चंदू को कोट दीजिए मतलब सिंधु नदी जो है, सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो स्थित है, चनहुदड़ो स्थित है और कोट दीजिए स्थित है। ठीक है, उसके बाद है भोला। तो ये देख लेते हैं, इसका पहला अक्षर भो और इसका ला या फिर लो हो जाएगा तो हम लोग ला ही लेंगे, तो इसी को हम लोग भोला बनाए हैं। भोला, ला से लोथल भोगवा नदी के किनारे है। रो पड़े, भोला सतलज रो पड़े, सतलज रो पड़े यानी कि सतलज नदी के किनारे है, रोपड़ है। उसके बाद है हड़प्पा है, हड़प्पा रावी की नदी के किनारे है, तो 10 सूत का रावी हड़प्पा, 10 तो दास नदी के किनारे है सूतकांगे डोर। ठीक है, 10 सूत का रवि हड़प्पा, हड़प्पा जो स्थल है वो रावी नदी के किनारे स्थित है। कुछ और ऐसे स्थल है जिनका ट्रिक नहीं बन पाया है, उनको हम साइड में लिख दिए हैं, उनको ध्यान रखिएगा आप लोग। जो धौलावीरा है वो लूनी नदी के किनारे है, आलमगीरपुर है हिंडन नदी के किनारे है, दैमाबाद है प्रवरा नदी के किनारे है जो गोदावरी की सहायक नदी है। 10 सूत का जो रवि हड़प्पा ये याद ही रखे थे कि दास नदी के किनारे सूतकांगे डोर है। एक और स्थल है जिसका नाम है सुतकाहा, ये सादीकोर नदी पर स्थित है। ठीक है, थोड़ा इसको एक बार और रिकॉल कर लेते हैं, इस ट्रिक को भी रिकॉल ही कर लेते हैं एक बार और। क्या है, मादर रंग की काली घग्घर, सिंधु मोहन चंदू को कोट दीजिए, भोला सतलज रो पड़े, यहाँ पे छूटा हुआ है 10 सूत का रवि हड़प्पा। मतलब रंगपुर मादर नदी के किनारे,
कालीबंगा घग्घर नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे हैं मोहनजोदड़ो, चन्नहुदड़ो और कोटदीजी। जो लोथल है वो भोगवा नदी के किनारे है। सतलज नदी के किनारे रोपड़ है। रावी नदी के किनारे हड़प्पा है। और ये जो 10 है दास्क नदी है, दास्क नदी के किनारे सूतकांगेडोर है, कांगेडोर। ठीक है, तो ये कुछ सिंधु सभ्यता के स्थल और नदी को याद करने का ट्रिक है। ठीक है, अगर ऐसे भी याद रहता है तो ट्रिक याद करने का कोई ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं याद होता है तो थोड़ा ट्रिक को देख लेना है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं जो प्रमुख स्थल हैं और उनके खोजकर्ता कौन कौन हैं। ठीक है, तो ये देख लेते हैं। हड़प्पा है, हड़प्पा का जो खोज है वो दयाराम साहनी ने किया था, वो भी 1921 ईस्वी में। बाद में इसके जो उत्खनन और करवाते हैं वो माधो स्वरूप वत्स 1926 ईस्वी में उत्खनन कराते हैं। ठीक है, तो हड़प्पा है, हद कर दिया आपने, याद रखिएगा, हद कर दिया आपने हड़प्पा, द से हो जाएगा दयाराम साहनी के द्वारा। ठीक है, मोहनजोदड़ो के जो खोज हैं वो रखालदास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में किया है। बाद में इसका जो उत्खनन है मैके ने 1927 ईस्वी में और व्हीलर ने 1930 ईस्वी में कराया है। तो ये हो गया हड़प्पा दयाराम साहनी के द्वारा। मोहनजोदड़ो, तो इसे मरा भी याद रख सकते हैं या फिर राम भी याद रख सकते हैं। ठीक है, राम ही याद रखिए, राम से। मोहनजोदड़ो के जो खोज है वो रखालदास बनर्जी ने किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद जो स्थल है वो है कालीबंगा। कालीबंगा का जो खोज है वो बीबी लाल ने 1961 ईस्वी में किया हुआ है। ठीक है, और अमलानंद घोष ने भी किया हुआ है 1990 और 91 में, लिखना भूल गए हैं। ठीक है, 1900 ये उत्खनन कराए हैं और बीके था। इसका याद करने का देख लेते हैं। काली आ रहा है, मतलब एक रंग आ रहा है, तो उसमें कोई ना कोई एक और रंग आएगा। लाल से याद रखेंगे अमलानंद घोष है या फिर बिक्के थापर है। ठीक है, ठीक से अमल करो नहीं तो बिक्के जी थापड़ लगाएंगे तो लाल हो जाएगा, काला लाल होने लगेगा। ठीक है, ऐसे याद रखना है। कालीबंगा है, एक रंग का है तो बीबी लाल हो जाएगा, एक थापड़ में मार करके लाल कर दिया जाएगा, अमल नहीं करेगा इस चैप्टर को, तो समझा। ठीक है, तो इसे थोड़ा सा रिकॉल करके दिमाग में याद कर लेना है। सूतकांगेडोर का जो खोज किया है वो ऑरेल स्टाइन ने किया है। रंगपुर है का खोज जो रंगनाथ राव किए हुए हैं 1953-54 में, और लोथल का भी खोज रंगनाथ राव ही किए हुए हैं। ये अगर याद नहीं होता है तो याद रख लीजिएगा, रंग लो रंगनाथ राव से। होली जब आती है तो किसी न किसी से तो रंग लेते ही हैं, तो याद रख लेना है रंग लो। रंग से रंगपुर, लो से लोथल, किससे लेंगे तो रंगनाथ राव से लेंगे। ठीक है, तो रंगपुर और लोथल के खोजकर्ता भी याद हो जाएंगे इस तरह से। हद से हड़प्पा दयाराम साहनी के द्वारा। राम से याद रख लेंगे, मोहनजोदड़ो जो है रखालदास बनर्जी के द्वारा। काली है, काला लाल पीला, एक थापड़ में अमल नहीं करेगा तो। सूतकांगेडोर जो ऑरेल स्टाइन के द्वारा खोजा गया है। रंगपुर, लोथल रंगनाथ राव के द्वारा, रंग लो रंगनाथ राव से। ठीक है, इतना ध्यान रखेंगे। चलिए आगे आते हैं हम लोग। कुछ और इसके स्थल है उसको देख लेते हैं। जैसे हो गया कोटदीजी, तो कोटदीजी के खोजकर्ता जो थे वो फजल अहमद है। फजल अहमद 1953 ईस्वी में इसका खोज किए हुए हैं। ये क्या कर रहा है, कोट दीजिए, मतलब कोट मांग रहा है। तो कोट क्यों मांग रहा होगा कि उसका कोट कहीं ना कहीं फट गया होगा या फिर जल गया होगा, इसलिए ना कोट मांग रहा होगा। नहीं तो कोट कोई क्यों मांगेगा भाई, उसके पास ऑलरेडी एक कोट होगा तो वो पहनेगा, दूसरा कोट क्यों मांगेगा। तो ये याद रख लेना है, कोट जो दीजी के खोजकर्ता थे फजल अहमद थे, या तो उसका कोट फट गया होगा या फिर जल गया होगा, इसलिए उसको कोट चाहिए, कोट मांग रहा होगा। कोट दीजी फजल अहमद के द्वारा 1953 ईस्वी में खोजा गया था। रोपड़ के जो खोजकर्ता थे वो यज्ञदत्त शर्मा हैं।
रो पड़, कोई शर्मा करके रो पड़ता है, लड़की सब अधिकांशतः शर्माती है और जल्दी से रोने लगती है, इस तरह से याद रखना है। रोपड़ यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा खोजा गया है। आलमगीरपुर यज्ञदत्त शर्मा, आलमगीरपुर का भी खोज यज्ञदत्त शर्मा है। आलम है, आलम बताते बताते शर्मा जाता है कोई भी, ठीक है। तो आलमगीरपुर यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा 1958 में खोजा गया है। उसके बाद चंद हुदड़ो है, मायके के द्वारा और एनजी मजुमदार के द्वारा खोजा गया है। ये बनावली रविंद्र सिंह विष्ट, इसी को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में RS विष्ट कहते हैं, ठीक है। रविंद्र सिंह विष्ट के द्वारा बनावली का खोज हुआ है। उसके बाद है धौलावीरा का जो खोज है वो JP जोशी के द्वारा 1967-68 में खोज किया गया है। साथ में इसका बाद में उत्खनन करवाए हैं रविंद्र सिंह बिष्ट 1990-91 में। ठीक है, तो ये हो गया सिंधु सभ्यता के कुछ स्थल और उसके खोजकर्ता हो गया। अब हम लोग सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थलों से जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं उसको पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट में। तो सिंधु सभ्यता के जो प्रथम स्थल है वो हड़प्पा की खोज हुई थी सबसे पहले, इसलिए हम लोग सबसे पहले हड़प्पा के बारे में ही पढ़ेंगे। तो हड़प्पा जो है वो इसका स्थिति कहाँ है, वो किस देश में, किस नदी के किनारे, किस प्रांत में स्थित है, तो वो रावी नदी के बाएं तट पर, ये ध्यान रखना है, बाएं तट पर, क्योंकि हड़प्पा किस नदी के किनारे है ये भी पूछा जा चुका है, कौन से जिला में है ये भी पूछा जा चुका है। अभी तक ये नहीं पूछा गया है कि बाएं तट पर है कि दाएं तट पर, तो ये पूछा जा सकता है, ठीक है। तो रावी नदी जो है वो बाएं तट पाकिस्तान, हड़प्पा जो है रावी नदी के बाएं तट पर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटेगोमरी जिला में स्थित है, लेकिन वर्तमान में इसे साहिवाल बोला गया है, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। इसका जो खोज हुआ था 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा हुआ था। और हड़प्पा के जो अन्य नाम है वो देख लेते हैं। व्हीलर ने ऋग्वेद में वर्णित हरिपुरिया शब्द की पहचान हड़प्पा के रूप में ही किया हुआ है। व्हीलर जो है ऋग्वेद में एक वर्णित शब्द है हरिपुरिया, उसकी पहचान हड़प्पा के रूप में ही किया है। ये इसे तोरण द्वार नगर भी कहा जाता है, साथ ही अर्ध औद्योगिक नगर भी कहा जाता है हड़प्पा को। स्टुअर्ट पिगट एक इतिहासकार था, इन्होंने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी बताया है। साथ में देख लेते हैं प्राचीन भारत में हेनसंग भी आया हुआ था बौद्ध धर्म की शिक्षा लेने, उसने भी सिंधु सभ्यता के बारे में कुछ न कुछ जानकारी दी है। तो हेनसांग ने हड़प्पा को पोफातो कहा है। व्हीलर ने हड़प्पाई टीले को माउंट एबी नाम दिया है, ये भी ध्यान रखना है। माउंट एबी हड़प्पाई टीले को किसने नाम दिया है, तो व्हीलर ने दिया हुआ है। अनाज कूटने के 18 चबूतरे तथा 12 अन्नागार मिले हैं। स्टुअर्ट पिगट ने इसने शस्त्रागार का परिसर कहा है, क्योंकि जो अन्नागार था उसमें कोई अन्न था ही नहीं, इसलिए स्टुअर्ट पिगट जो है उसे शस्त्रागार परिसर कहा हुआ है। यहीं से R37 है, ये R37 है, साथ में हम लिख दिए हैं R37 और साथ में एक H, ये दोनों कब्रिस्तान हड़प्पा से ही प्राप्त हुए हैं। ताबूत में रखे 100 की भी प्राप्ति हड़प्पा से ही हुई है। हाँ चलिए नेक्स्ट में हम लोग आते हैं। हड़प्पा के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, तो हड़प्पा से ही मछुआरे का चित्र की भी प्राप्ति हुई है, अन्न भंडार की भी प्राप्ति हुई है, और उनमें सब प्रमुख गेहूं एवं जौ हैं। ईंटों के वृत्ताकार चबूतरे की भी प्राप्ति हमें हड़प्पा से हुई है। कांसे की खिलौना गाड़ी या फिर इसी को कहते हैं इक्के गाड़ी की प्राप्ति हड़प्पा से हुई है। सर्वाधिक लेख वाली जो मुहर थी, यानी अभिलेख युग जिस पर लेख लिखा रहता था, वो हड़प्पा से ही प्राप्त हुआ है। खरगोश को पकड़ते कुत्ते का भी अंकन मुहर पर हुआ है। पैर में सांप को दबाए गरुड़ का अंकन भी हड़प्पा के मोहरों पर हुआ है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। नटराज शिव की मूर्ति की प्राप्ति हड़प्पा से हुई है। स्वस्तिक वाली मुहर की भी प्राप्ति हुई है। स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा जिसे सिंधु सभ्यता के वासी जो थे उर्वरता के देवी मानते थे, उसका भी
जो साक्ष्य है वो हड़प्पा से ही प्राप्त हुआ है। शंख का बना बैल, गधे की हड्डी, मृदभांडों पर मछली एवं कछुए का चित्र हड़प्पा से ही प्राप्त हुए हैं। पहले बताया जा चुका है कि सिंधु सभ्यता के अधिकांशतः स्थल के दो भाग थे, पहला था पश्चिमी, दूसरा था पूर्वी। पश्चिमी जो था वो दुर्ग टीला था जिसको नगर की रक्षा के लिए रखा गया था और इसी को व्हीलर ने माउंट एबी कहा है। पूर्वी जो शहर था वो नगर टीला था जो आवासीय था, यहाँ पर स्थानीय लोग निवास करते थे। ठीक है, नेक्स्ट वाला जो स्थल है, दूसरा जो स्थल हो ऐसे तो होना चाहिए मोहनजोदड़ो, लेकिन मोहनजोदड़ो उसका हम कंटेंट बनाए थे, उस पर थोड़ा सा पानी वानी गिर गया से वो फट गया है। ठीक है, इसके लिए इसीलिए उसको अगले क्लास में हम उसको क्लियर कर देंगे। तो उसके बाद जो आता है स्थल वो है कालीबंगा। कालीबंगा का जो शाब्दिक अर्थ है वो काली चूड़िया होता है। यह घग्घर नदी के बाएं तट पर हनुमानगढ़ जिला में स्थित है। राजस्थान छूट गया, राजस्थान। ठीक है, कालीबंगन जो है इसका अर्थ होता है काली चूड़िया, घग्घर नदी के बाएं तट पर हनुमानगढ़ जिला में स्थित है। खोज अमलानंद घोष ने 1952 ईस्वी में किया हुआ है। उत्खनन इसका बीबी लाल और बीके थापड़ के द्वारा 1961 ईस्वी में कराया गया है। सिंधु सभ्यता के जो निवासी थे लगभग यहाँ समानांतर चतुर्भुज की तरह निवास करते थे। इस टाइप का लगभग निवास इन लोग का स्थल था। हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी थी। हड़प्पा सभ्यता के अब 3 राजधानी हो गया। पहला जो राजधानी था वो खुद ही हड़प्पा था। ठीक है, दूसरा जो राजधानी है वो मोहनजोदड़ो है और हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को स्टुअर्ट पिगट महोदय ने दो विस्तृत साम्राज्य की राजधानी बताया है। और साथ में तीसरी राजधानी भी आ गया जिसको कालीबंगन कहते हैं, राजस्थान में है। भारत में क्षेत्रफल के अनुसार जो सबसे बड़ा सिंधु सभ्यता का स्थल है वो 1 नंबर पर राखीगढ़ी है, दूसरा नंबर पर धौलावीरा है तथा क्षेत्रफल के अनुसार जो तीसरा नंबर है वो है कालीबंगन है। ये ध्यान रखना है, भारत में क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा सिंधु सभ्यता का स्थल राखीगढ़ी, दूसरा में धौलीवीरा, तीसरा जो है वो कालीबंगन है। कालीबंगन से प्राक तथा विकसित हड़प्पा के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। आगे सिंधु सभ्यता के 3 स्थल आते जो स्थल एक है एक है प्राक हड़प्पा, दूसरा है विकसित हड़प्पा और तीसरा जो है उत्तर हड़प्पा है। और उत्तर हड़प्पा में ही हड़प्पा सभ्यता का विनाश हो गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं कालीबंगा। प्राक कालीबंगा बस्ती से जुते हुए खेत यानी कि कालीबंगन से ही जुते हुए खेत के साक्ष्य की प्राप्ति हुई है। भूकंप के साक्ष्य पश्चिमी टीला से प्राप्त हुआ है। ऊंट की हड्डी का भी साक्ष्य की प्राप्ति हुई है कालीबंगन से। पहले हम बता चुके हैं सिंधु सभ्यता के जितने भी स्थल है उनके भवनों का निर्माण पक्की ईंटों से किया गया है, लेकिन कालीबंगन और रंगपुर एक ऐसा स्थल है जहां के भवनों का निर्माण कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ है। ठीक है, पक्की ईंटों का भी प्रयोग हुआ है लेकिन नाली में, कुआं में, स्नानागार में। मृदभांड पर लाल काले रंग का ज्यामितीय आकृति बना होता था वो विशेषकर कालीबंगन में, एवं पशु पक्षियों का चित्र भी उस पर चित्रण था और उसी संस्कृति को या फिर उसी मृदभांड को सोथी मृदभांड कहा जाता था। कालीबंगन से 7 अग्नि वेदिका या हवन कुंड की प्राप्ति हुई है। यहाँ लकड़ी की नाली की प्राप्ति हुई है। मेसोपोटामिया की बेलनाकार मुहर की भी प्राप्ति हुई है। एक साथ 2 फसल बोने का भी साक्ष्य सिंधु सभ्यता के कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। कब्र से तांबे का दर्पण मिला है। 6 छेद वाली खोपड़ी की प्राप्ति हुई है। टेराकोटा शंख सेलखड़ी के साक्ष्य की भी प्राप्ति हुआ है कालीबंगन से। यहाँ के जो समाधान था वो उत्तर से दक्षिण यानी कि जो साउथ है उसे उत्तर की दक्षिण की तरफ सुलाया जाता था। युगल सावधान के साक्ष्य भी यहाँ से मिले हैं। बाद में क्या हुआ, घग्घर नदी सूख गया। आगे जैसे ही घग्घर नदी सूखा, पानी खत्म, कालीबंगा का विनाश खत्म, क्योंकि पानी जब रहेगा ही नहीं तो आदमी पिएगा क्या, नहीं पिएगा तो खत्म, क्योंकि जल ही जीवन है, जल नहीं है तो जीवन नहीं है। ठीक है, तो घग्घर नदी सूख गया और इसके सूखने से कालीबंगन का विनाश हो गया।
ठीक है, पहले ही बता चुके हैं कि यहाँ शेर का अवशेष नहीं मिला है, घोड़ा एवं गाय का चित्र नहीं मिला है। ठीक है, चीता का अवशेष, चीता का साक्ष्य है, बाघ का भी साक्ष्य है, शेर का नहीं है। चलिए नेक्स्ट वाला जो स्थल है वो है लोथल। लोथल गुजरात के अहमदाबाद ज़िले के सगरवाल गांव में स्थित है। खोज 1954-55 में रंगनाथ राव के द्वारा किया गया था, जिनको RS राव भी शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। इनका पूरा नाम है शिकारीपुरा रंगनाथ राव, ये ध्यान रखना है। शिकारीपुरा SR से रंगनाथ, राव से राव, शिकारीपुरा रंगनाथ राव या फिर रंगनाथ राव याद रखिए या फिर SR राव याद रखिए। ये जो स्थल है भोगवा नदी के किनारे स्थित है। साबरमती की एक सहायक नदी है, खंभात की खाड़ी में है ये। और इस स्थल को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो कहते हैं, क्योंकि ये सबसे छोटा सिंधु सभ्यता का स्थल है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। लोथल की संपूर्ण बस्ती एक ही रक्षा प्राचीर से घिरी हुई होती थी। जितना भी बस्ती था एक ही रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ रहता था, लेकिन बाकी स्थल जो थे उनका जो प्राचीर था वो लगभग दो प्राचीर से घिरा हुआ रहता था। जैसे मान लेते हैं ये 3 शहर हो गया, 3 शहरों का भी पहले एक क्या कहता है किलेबंदी करवाया गया था, तीनों शहरों का किलेबंदी, उसके बाद सभी को मिला करके एक किलेबंदी। लेकिन लोथल में ऐसा नहीं था। ठीक है, सिंधु सभ्यता का जो प्रमुख बंदरगाह होने के कारण मिस्र एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता से सीधा व्यापारिक संबंध था। ठीक है, विश्व का जो प्राचीनतम गोदी बड़ा है, जिसे हम लोग डॉकयार्ड या फिर बंदरगाह कहते हैं, उसमें ये पक्की ईंटों का बना हुआ था। मकानों में वृत्ताकार तथा चतुर्भुजाकार अग्निवेदिका थी। मृदभांडों पर कौआ एवं लोमड़ी का चित्र का अंकन था। सर्वाधिक जो चित्र है कालीबंगन से प्राप्त हुआ है, बत्तख का प्राप्त हुआ, या फिर सर्वाधिक चर्चित बत्तख का चित्र था। 3 युगल सावधान की प्राप्ति कालीबंगन से ही लोथल से ही हुई है। शल्य चिकित्सा का साक्ष्य लोथल से हुआ है। चावल का जो प्रथम साक्ष्य था वो लोथल से हुआ है। मनके बनाने के कारखाना भी लोथल में है। फारस की मुहर की प्राप्ति यहीं से हुई है। घोड़े की जो लघु मृद मूर्ति थी उसकी प्राप्ति यहीं से हुई है। बाजरे का भी साक्ष्य यहीं से हमें प्राप्त होता है। मकान के दरवाजे अन्य स्थलों की अपेक्षा सड़क की ओर खुलते थे। सिंधु सभ्यता के जितने भी स्थल थे, स्थल के जो मकान थे उसके जो खिड़कियां या फिर दरवाजे थे वो सड़क के पीछे की तरफ खुलती थी, लेकिन लोथल के जो मकान थे वो सड़क की ओर ही खुलते थे। मकान के जो खिड़कियां थी या फिर दरवाजे थे वो सड़क की ओर खुलते थे। आटा पीसने की चक्की की यहाँ से प्राप्ति हुई है। 64 कमरों वाला माल गोदाम का साक्ष्य भी यहीं से प्राप्त हुआ है। और यहीं से हाथी के दांत का भी साक्ष्य की प्राप्त हुई है। ठीक है, अगला जो स्थल है वो है धौलावीरा। धौलावीरा के बारे में हम लोग देख लेते हैं। धौलावीरा इसका जो स्थिति है गुजरात के कच्छ के रण में मनहर एवं मानसेहरा नदी के मध्य में कादिर नामक द्वीप पर स्थित है। यही एक स्थल है जो किसी न किसी द्वीप पर है, वो कादिर द्वीप पर है। और इसका अर्थ जो होता है वो सफ़ेद कुआं होता है। इसका खोज 1968 ईस्वी में जगपति जोशी के द्वारा किया गया था। बाद में इसका उत्खनन करवाया गया रविंद्र चंद्र बिष्ट के द्वारा। ठीक है, एक अन्य नाम है धौलावीरा का, जिसे लेक सिटी कहा जाता है या बेमिसाल झीलों का शहर भी कहा जाता है। ठीक है, कर्क रेखा के नज़दीक स्थित इकलौता स्थल है जिसको हम लोग धौलावीरा के नाम से जानते हैं। और यह शहर 3 भागों में विभक्त था। ठीक है, सिंधु सभ्यता के जितने भी स्थल है 2 भागों में विभक्त है, लेकिन धौलावीरा एक ऐसा स्थल है जो 3 भागों में विभक्त था। दुर्ग टीला, मध्य नगर तथा नगर टीला। तीनों की पृथक किलेबंदी के साथ सम्मिलित किलेबंदी थी। देख लेते हैं यहाँ तीनों का, ये जैसे 3 शहर हो गया, तीनों का किलेबंदी पहले कराएगा, फिर एक सबका एक किलेबंदी कराएगा, वो स्पेशल धौलावीरा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ से क्या क्या चीज़ की प्राप्ति होती है। तो विशिष्ट जल संरक्षण की प्रणाली यहीं से प्राप्त होती है। जल संग्रहण के लिए 16 से अधिक बांध बनाए गए थे। विशाल जलाशय की प्राप्ति, नेवले की मूर्ति की प्राप्ति, पॉलिशदार श्वेत पाषाण की प्राप्ति, क्रीड़ाघर यानी स्टेडियम की प्राप्ति भी यहीं से हुआ है। हड़प्पा के लिपि तक का 10 अक्षर वाला साइन बोर्ड भी यहीं से प्राप्त हुआ है। पत्थर के बटखरे की प्राप्ति भी यहीं से हुई है।
गिरगिट की प्रतिमा, सुनामी के साक्ष्य भी यहीं हुए, खगोलीय वेधशाला भी यहीं हुई है, शैलकृत जलकुंड भी यहीं से मिला हुआ है। भारत की सबसे बड़ी जो हड़प्पा स्थल है वो राखीगढ़ी है, दूसरा नंबर में धौलावीरा है। ठीक है, तो ये जो पार्ट था सिंधु सभ्यता का पार्ट फर्स्ट था, जिसको हम लोगों ने ट्रिक के माध्यम से कुछ ऐसे स्थल जो याद नहीं होते थे उसको हम लोग ट्रिक के माध्यम से कवर किए हैं। इसके बाद वाला जो पार्ट 6 आएगा उसमें सिंधु सभ्यता के सभी स्थल को कवर करके जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट होंगे उनको उसमें बता दिया जाएगा। ठीक है, तो ये अंत तक क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। इस क्लास को शेयर कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए। ठीक है।